रेफरेंडम का नाम था 2020, आनंदपुर साहब रेफरेंडम 2020, 21 नहीं था, हल्ला 21 में हुआ है। तो 2020 में एक बड़ी प्लानिंग की गई थी, कोरोना ने उनको पंचर किया और हमारी जो गवर्नमेंट का जो एक स्टेबिलिटी है या जो एक मजबूत केंद्र सरकार है उसने भी उनके हौसले तोड़े थे। मैं आपको इस तरीके से समझिए, 2019 में इंडिया हाउस पे कई प्रोटेस्ट हुए खालिस्तान रेफरेंडम 2020 को लेकर के। सिख फॉर जस्टिस, वही संस्था जो अभी आतंकवादी लिस्ट में आ गई है, उसने लीड कौन कर रहा था? सारे सिख आपको दिख रहे थे। लीड कौन कर रहा था? एक पाकिस्तानी, नाम है लॉर्ड नज़ीर अहमद, हाउस ऑफ लॉर्ड्स का मेंबर था। लॉर्ड नज़ीर अहमद कौन है? तो मलाला यूसुफजई को जो गोली मारा आतंकवादियों, तो कहता है कि नहीं ये गलती से मार दिया था, मिस्टेकन आइडेंटिटी था, आतंकवादी अच्छे थे बेचारे, नहीं मारना चाहते थे बच्चे को। वो क्या कहता है? ओसामा बिन लादेन के बारे में कोई साधु था, सेंटुड था उसको। तो ऐसा आदमी पाकिस्तानी वो सिख फॉर जस्टिस के खालिस्तान रेफरेंडम 2020 के एजिटेशन को लीड कर रहा है, एक बार नहीं कई बार। एंड्री क्रोइब को जिसका कोई लेना देना नहीं साहब, यहां से रशियन है, अमेरिकन है, लेकिन अगेन मैं बोल रहा हूं कि ये भी एक टूल किट का हिस्सा था। सारे टूल किट अप्लाई हो गए या सक्सेसफुल रहे ये जरूरी नहीं है, कुछ बीच में ही अबॉर्ट हो गए, कुछ एक लेवल तक गए, कुछ और ज़्यादा लेवल तक गए, आगे भी जाएंगे। लेकिन ये पूरी कॉन्स्पिरेसी है, उसमें इंडियन मीडिया की गलती नहीं है। इंडियन मीडिया ने तो लेट उठाया है, 2020 नाम था, 2020 में तो बहुत कुछ होना था जो नहीं हो पाया। अभी आप देख रहे हैं कि पूरा का पूरा जो टूलकिट का मामला आया है उसमें सबसे तो दिशा जो है और ग्रेटा थनबर्ग दोनों के संपर्क पहले से भी थे। तो क्या जो ऐसे जो ग्रुप हैं जो इस काम को कर रहे हैं, जो इस प्लान को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, क्या उन्होंने ग्रेटा थनबर्ग तक पहुंचने के लिए दिशा रवि के का यूज किया? देखिए क्या है कि ग्रेटा और दिशा ये दोनों उस टूल किट का हिस्सा हैं, ये टूल हैं अपने आप में। जो बड़ा डिज़ाइन है उसमें ये बहुत रॉ मटेरियल्स की भूमिका में है, छोटे छोटे इनका एक यूज़ है या मिसयूज़ है। लेकिन इस बात को आप समझिए कि ग्रेटा जैसी लड़की जो इतने कम उम्र में इतनी चर्चा बटोरी, उसने पिछले 1 दशक से ग्रेटा चर्चा में है, हम भी लगातार उनको पढ़ते रहे हैं, मैं उनको एडमायर करने वालों में से रहा था। कभी पिछले 2-3 सालों में मैंने भी समझना शुरू किया है। तो यदि ग्रेटा बनने के बाद यही करती हैं जो अभी कर रही हैं, तो ग्रेटा को जो ग्रेटा बनाते हैं लोग, जो इस लेवल तक ले जाते हैं, उन संस्थानों की क्रेडिबिलिटी पे डाउट होता है, ठीक है, कि उनके असली मकसद पे डाउट होता है। और जो इन लोगों को ग्रेटा थनबर्ग बनाते हैं, वो संस्थान असली कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है, वो प्लानर्स हैं। अब आप देखिए कि मियां खलीफा भाई पॉर्न स्टार हैं, कहाँ किसानी से मतलब है उनको। रिहाना, पैसे लिए रिहाना ने एक ट्वीट के लिए। रिहाना का जॉर्ज सोरोस से इतने सारे एविडेंस आ रहे हैं, जॉर्ज सोरोस से उनकी फंडिंग है साहब। जॉर्ज सोरोस घुमा फिरा करके कई भारतीय प्लेटफॉर्म्स को फंडिंग कर रहे हैं, जहां से प्रो खालिस्तान वॉइसेस को सपोर्ट मिल रहा है घुमा फिरा करके, ठीक है, जहां से इस पूरे प्रोपेगेंडा को बिल्ड किया जा रहा है। ये बड़ा एक इंटरकनेक्टेड वेब है, एक मकड़ जाल की तरह है। इसको जितना आप समझते जाएंगे उतना उलझते जाएंगे। एक बात और, समझने के लिए उलझना जरूरी है इसमें। अब वही 10 लोग, वही 8 लोग को आप जितने भी सीए आंदोलन में देख लीजिए तो, या किसान आंदोलन में देख लीजिए जो, या दिल्ली दंगा के समय में जो भी लोग थे, वही गिनती के मुट्ठी भर के 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग हर मामले में वही निकल कर आते हैं, हर बार वही सामने आते हैं। लेकिन फिर भी भारत सरकार जो है वो चुप है। वो कुछ हाथ पर हाथ रखे, क्या मजबूरी क्या है उनको जो इस तरीके के लोगों को जो है प्रतिबंधित नहीं कर पा रहे हैं, उनको ऐसे रोक नहीं पा रहे हैं? देखिए, भारत सरकार की कोई मजबूरी नहीं है। भारत एक डेमोक्रेटिक देश है और दुनिया भर में ये जो टूल किट वाले लोग हैं कितना भी हो हल्ला मचा लें, हमको हमारे डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ पे नाज है। हमारी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को कोई माई का लाल इस दुनिया में चैलेंज नहीं कर सकता। हम और मैच्योर हो रहे हैं, हम अपने इंस्टीट्यूशंस को और मजबूत कर रहे हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को और ज़्यादा अच्छे तरीके से हम ये कर रहे हैं। कोई भी कार्रवाई करने से पहले भारत सरकार इस बात का ज़रूर ध्यान रखती है कि कहीं ऐसा मैसेज न जाए, कहीं ऐसी गलती न हो जाए कि जो हमारे डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं उन पे सवाल उठें।
ठीक है, इस बात का ध्यान रखती है। इसमें कई बार डिले होते हैं, उन डिले से थोड़ा बहुत नुकसान भी होता है, लेकिन हमको एक चीज़ लगता है कि दूर का फ़ायदा देखने के लिए अगर तात्कालिक थोड़ा नुकसान भी सहना पड़े तो ये फ़ायदे का मामला है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। पीएफआई के बारे में आपके प्रयास से झारखंड में पीएफआई बैन हुआ, तो पीएफआई को लेकर के जो अभी इस किसान आंदोलन में क्या सामने आ रहा है निकल के? पीएफआई पिछले 10 सालों में आप देखेंगे कि जितनी घटनाएं हुई हैं, भीमा कोरेगांव पीएफआई बाद में वहाँ गया, मुजफ्फरनगर दंगे पीएफआई बाद में गया, सहारनपुर दंगे बाद में गया, सीए दंगे पीएफआई पहले इन्वॉल्व रहा, बेंगलुरु राइट्स पीएफआई पहले इन्वॉल्व रहा। तो आप देखिए कि जो भी ऐसे अनरेस्ट के पॉइंट रहे, पीएफआई या तो बाद में पहुंचा है या पहले उसकी प्लानिंग में रहा है। इसका मतलब क्या है? पीएफआई एक सर्किट क्रिएट कर रहा है, एक नेटवर्क क्रिएट कर रहा है जिसमें जो डिस्टर्बिंग पॉइंट्स हैं उसमें एक छोटे छोटे बारूद के ऐसे टीले के नाते उनको जोड़ रहा है कि बाद में ऐसे एक जगह कहीं आग लगाया जाए तो देश भर में ऐसे कई धमाके विस्फोट हों। तो मैं बोलता हूं कि ये इंटीग्रेटर ऑफ डिसइंटीग्रेटर्स है। तो जहां जहां ऐसी संभावनाएं हैं, जहां दंगे हुए हैं या नहीं हुए हैं तो वहां कराने में इनका योगदान रहा है, हुए हैं तो उसका जो पोटेंशियल है उसको टैप करने का प्रयास पीएफआई करती है। ये एक स्ट्रैटेजी है उनकी, ठीक है। तो इन सब जगहों पे पीएफआई का नाम रहा। दूसरा, जो ये प्रोपेगेंडा सिस्टम है ना, उसमें पीएफआई का एक बड़ा रोल है। पीएफआई के पास फुल फ्लेज प्रोपेगेंडा विंग है। 1 घंटे में पीएफआई किसी मैटर को ट्विटर में नंबर 1 ट्रेंड करा सकती है, ये पीएफआई की ताकत है। पीएफआई 24 घंटे के अंदर 100 करोड़ रुपये का मोबिलाइजेशन कर सकती है। एकमात्र संगठन भारत का है जिसकी ये ताकत है। पीएफआई मामूली संगठन नहीं है। और आप देखिए कि 2 लोग पकड़े गए हैं पीएफआई के उत्तर प्रदेश में, चर्चा बड़ी जोर शोर से है कि प्रतिबंधित हो जाएगा। देखो, हो भी गया तो कोई फायदा नहीं होगा। मैं मानता हूं कि सिमी को भी प्रतिबंधित करके कोई फायदा नहीं हुआ। एक मैसेज जरूर जाता है कि हमने बैन कर दिया, एक आपका सेटिस्फैक्शन लेवल भले ही आपको एक मिल जाए, लेकिन पीएफआई के साथ 3 दर्जन ऑर्गेनाइजेशंस काम करते हैं कोऑर्डिनेशन में। कोई प्रोपेगेंडा देखता है, कोई फिनांस देखता है, कोई एनसीएचआरओ जैसी संस्था है जो छद में ह्यूमन राइट का लबादा ओढ़े हुए है, कोई सत्य सारणी जैसा है जो धर्मांतरण देख रहा है, वुमेन फ्रंट है, कैंपस फ्रंट है, और बहुत सारे एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इनको पूरे तौर पे बंद करना पड़ेगा, पूर्णता में बंद करना पड़ेगा। अब पीएफआई को बैन करने से पहले आपको पीएफआई के मोडस ऑपरेंडाई को समझना पड़ेगा। पीएफआई कोई स्ट्रक्चर नहीं है, पीएफआई आत्मा है। आज पीएफआई को बैन करेंगे, जैसे सिमी को बैन किया, पीएफआई में घुस गई, एनडीएफ में घुस गई, एनडीएफ पीएफआई में घुस गया। पीएफआई को बैन करेंगे, वो सीएफआई, डीएफआई, ईएफआई कहीं घुस जाएगा। उसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये नए तरह का थ्रेट है। देखो, मैं एक बात कहता हूं कि लोग इंतज़ार में हैं कि 3rd वर्ल्ड वॉर होगा। मैं मानता हूं और बड़ी जिम्मेवारी के साथ मानता हूं कि 3rd वर्ल्ड वॉर हो रहा है। ये आपको लगता है कि पहले और दूसरे वर्ल्ड वॉर के पैटर्न पे होगा? नहीं, कोई बम नहीं पटका जाने वाला है, कोई एटॉमिक ब्लास्ट नहीं होने वाला है, कोई बड़े युद्ध ऐसे नहीं दिखेंगे आपको। ये लड़ाई हथियारों से नहीं हो रही है, ये लड़ाई औजारों से हो रही है। वेपन्स नहीं यूज़ हो रहे हैं, इसमें इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ हो रहे हैं। हमारी समझ नहीं बन रही है, इसलिए हमको दिख नहीं रहा है। उसके जो फुटप्रिंट्स हैं इस 3rd वर्ल्ड वॉर के, जो औजारों से लड़ी जा रही है, इसके गली मोहल्ले और छोटे कस्बों में भी देखे जा रहे हैं। उन फुटप्रिंट्स को आप मैप करना सीखना पड़ेगा हमको, उनको काउंटर करना सीखना पड़ेगा। ये दूसरा स्टेज है, ठीक है। हम हैं 3rd वर्ल्ड वॉर में, मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ इस बात को मानता हूँ। तो साफ कहना है विनय सिंह जी का कि हम अभी 3rd वर्ल्ड वॉर में हैं, जिसमें ये सारा का सारा सर्कल, किसान आंदोलन, सीएए, अतिशा रवि, ग्रेटा थनबर्ग, ये सब एक गोल घेरे में है। सब एक ही रूप, एक ही अंग, एक ही हिस्सा का एक भाग, एक जो कह सकते हैं उसमें है। आप ऐसे ही रिपोर्ट्स के लिए देखते रहिए टाइम एट कैपिटल।